नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज बड़ी खबरों में बात होगी चुनावी चंदे पर फंसी मोदी सरकार की, किसानों के तेज होते आंदोलन की बात करेंगे, कैसे छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान भगाया न्यूज रिपोर्टर को, जानेंगे सीबीआई छापे पर सत्यपाल मलिक के बड़े खुलासे को, बताएंगे जयंत चौधरी के बयान से कैसे मुश्किल में दिख रही है भाजपा। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। तो इस खबर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस को गिराने में जुटी मोदी सरकार अब खुद ही मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो चंदे को लेकर कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, लेकिन बीजेपी के चंदे पर इनकम टैक्स विभाग पूरी तरीके से खामोश हो जाता है। चुनावी चंदे को लेकर अब बीजेपी की पोल खुल गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेर लिया है। तो कैसे घिरी है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल बीजेपी को मिलने वाला चंदा बढ़ता ही जा रहा है। करीब 90% चंदा सिर्फ बीजेपी को ही जाता है, बाकी दलों को मामूली चंदा ही मिलता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके खुलासे ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को चंदा दिलवाने में अब केंद्र की एजेंसियां भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2018 से 2023 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों ने पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए चंदे दिए। यह हफ्ता वसूली है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि उनसे हफ्ता वसूली हो सके। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार से 3 सवाल हैं। नंबर 1 सवाल, जिस तरह मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया था, क्या इस तरह हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? नंबर 2, बीजेपी सरकार कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली, आप उसका खंडन करेंगे? नंबर 3, अगर आपकी नीयत साफ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करेंगे? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इस पर मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया है। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी की एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और चुनावी बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। किसानों ने बढ़ा रखी है भाजपा की परेशानी। आंदोलन के चलते मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़े नुकसान का डर सता रहा है। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। आज किसानों ने आंदोलनकारियों पर सरकार के जातियों के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। हर बीते दिन के साथ सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसान पहले एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी जैसी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब ये विरोध उनके साथ ही एक युवा किसान की जान जाने से भी जुड़ गया है। प्रदर्शन के दौरान युवा किसान शुभकरण की जान जाने के एसकेएम के ऐलान के तहत किसान संगठनों तथा विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने आज यानी 23 फरवरी को ब्लैक डे मनाया। करनाल में किसान संगठन चढ़ूनी ग्रुप ने असंध रोड स्थित पेयोंट टोल प्लाजा पर काला दिवस मनाया। भीड़ ने सरकार का पुतला भी फूका। अन्य किसान संगठनों के सदस्यों ने जिला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए हरियाणा और केंद्र सरकार के पुतले फूके। अमृतसर के गोल्डन गेट के बाहर भी किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला भी जलाया। तुलाराम चौक पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूका गया तथा इनके इस्तीफे की भी मांग की गई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शुभकरण की जान जाने के मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जान गंवाने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, बहन को नौकरी देने की घोषणा की है।
उधर हरियाणा सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखकर अब सरकार भी बैकफुट पर आने लगी है। पहले तो रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला वापस लिया, वहीं भाजपा सरकार के फैसले से साफ है कि किसानों के गुस्से में उसमें घबराहट बढ़ती जा रही है। क्या हमारे देश में किसी राज्य में कोई एक परीक्षा बिना धांधली के, बिना पेपर लीक हुए हो नहीं सकती? ये सवाल पूछने के लिए आज लखनऊ और इलाहाबाद में बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर उतरे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार भर्तियां तो निकालती नहीं, लेकिन जब भर्तियां निकालती है तो पेपर ठीक से नहीं करवा पाती, इसलिए पेपर दोबारा किया जाए। तो क्या है पूरा मामला और इस प्रदर्शन के दौरान क्यों छात्रों ने एक रिपोर्टर को दौड़ा दिया, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी पुलिस की भर्ती एग्जाम में अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने की शिकायतें की थी। इसको लेकर लखनऊ और इलाहाबाद में आज बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस प्रदर्शन की एक तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। पत्रकार संदीप सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि एक रिपोर्टर को छात्रों की बदसलूकी का सामना करना पड़ा। संदीप सिंह ने लिखा है, चाट तक चैनल का यूपी पुलिस भर्ती की धांधली के छात्रों द्वारा विरोध। अपने ट्वीट में पत्रकार ने यह क्लियर नहीं किया कि चाट तक से उसकी मुराद आज तक से है। दरअसल जब भर्ती निकली थी तो करीब 60,000 के आसपास पद थे, लेकिन 50 लाख युवाओं ने इस भर्ती के लिए अप्लाई किया था और रेलवे स्टेशन में भर भर के लोग एग्जाम देने गए थे, इस उम्मीद में कि कम से कम एक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, शायद सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन इसमें भी पेपर लीक हो गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी प्रदर्शन को कवर करने के लिए एक रिपोर्टर वहां पहुंचा और कुछ इस तरह से छात्रों ने उसका विरोध किया और गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाते हुए उसे वहां से भगा दिया और अंत में गोदी मीडिया की सजा उसके बेकसूर रिपोर्टर को मिल गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है और साथ ही विपक्ष मजबूत होता जा रहा है और वैसे वैसे ईडी सीबीआई की छापेमारी भी तूल पकड़ रही है। बीते दिन सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की आवास पर छापा मारा था। अब मलिक ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई के छापों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है। बीते दिन सुबह ही सीबीआई ने पूर्व गवर्नर के घर पर ढाबा बोल दिया था और छापों के बाद दावा किया जा रहा है कि उनके घर से कथित तौर पर भारी नकदी मिली है। सत्यपाल मलिक ने इन सभी दावों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया जा रहा है। पूर्व गवर्नर ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा, मेरे पास मेरे गांव में जो मेरी पैतृक संपत्ति थी वो बहुत पहले बिक चुकी है। हाँ, मैंने एक फ्लैट जयपुर में बैंक से कर्ज लेकर लिया है जिसकी किस्तें मेरी पेंशन से कट रही है। इसके सिवा मेरे पास कर्ज ही कर्ज है। सरकार अगर वो लेना चाहे तो उसे ले ले। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने भ्रष्टाचार में संलिप्त जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उनके ऊपर कार्रवाई ना करके सीबीआई तानाशाह के इशारे पर मुझे बदनाम करने व डराने की कोशिश कर रही है। मेरे पास से सीबीआई को ना कुछ बरामद हुआ है और ना होगा। उन्होंने कहा कि वो महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह की तरह ईमानदार हैं और इन छापों से घबराने वाले नहीं हैं। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक मोदी सरकार के मुख्य आलोचकों में रहे। उन्होंने पुलवामा से लेकर अग्निपथ स्कीम तक मोदी सरकार की खामियों पर सवाल उठाए हैं। मौके पर एक बार फिर उन्होंने मोदी राज में परेशान किसानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो किसान के बेटे हैं और किसानों के साथ हैं। विपक्ष का पलड़ा भारी होता जा रहा है और इसका एहसास एनडीए में शामिल हो रहे दलों को भी हो गया है और अब एनडीए में शामिल पार्टियां पलटी मारने की तैयारी में हैं, जिसमें जयंत चौधरी भी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा है जयंत ने जिससे उनके इंडिया में शामिल होने के मिल रहे हैं संकेत, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए में जाने का ऐलान करने के बाद से ही जयंत चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे का ऐलान होने के बाद जयंत चौधरी एक बार फिर पलटी मारने को तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन को अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन पर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं जयंत ने कहा कि इस गठबंधन को मेरी शुभकामनाएं।
इस बीच अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि जयंत अगर वापसी करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अखिलेश ने तो यहां तक संकेत दे दिए हैं कि अगर जयंत चौधरी के परिवार का कोई सदस्य मुजफ्फरनगर से दावेदारी करता है तो वो ये सीट आरएलडी को देने पर भी विचार करने को तैयार थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी एक बार फिर इंडिया गठबंधन में जाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन में आरएलडी को यूपी में 7 लोकसभा सीटें दी थी, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट को लेकर पेंच फंस गया था। और जब केंद्र सरकार की तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का संकेत दे दिया था। लेकिन बीजेपी जयंत को 2 सीटों के अंदर समेटने की तैयारी में है। दूसरी ओर किसानों के आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसानों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिस कारण जयंत अब इंडिया में वापसी की तैयारी में है। तो पूरी वीडियो पर क्या सोच रहे हैं आप, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स ही बटन के जरिए हमारा सहयोग करें या फिर ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर हमारी टीम का हिस्सा बनिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।